एटलीस्ट 2 एएसओ तो होते ही होते हैं। एक एसओ होता है जो उसका इंचार्ज होता है, उस सेक्शन में एक एमटीएस होगा, एक डीईओ होगा। एएसओ ऐसा नहीं है कि टाइपिस्ट है, सिर्फ टाइप किया ऊपर भेज दिया। पहले जब मेरे पास काम आया था तो मुझे तो कम से कम 7-8 महीने लगे थे समझने में कि भैया करना क्या है मुझे। दिस इज वेरी कॉमन, बट क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए एएसओ की जॉब इसलिए है कि आप उनको शॉर्ट में चीजें लिख करके क्रिस्प बताओ कि करना क्या है इसमें, फिर वो आपकी नोटिंग को पढ़ेंगे, उसके बेस पर ही वो डिसीजन लेते हैं। तो आपका नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब है कि हमें क्या इंग्लिश में ही करना होता है, और दूसरी चीजें लोग बोलते हैं चैट जीपीटी यूज कर लेंगे। देखिए दिस इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप पार्लियामेंट सेशन में काम एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हेक्टिक क्या होता है ना, आगे आपसे बात करूंगी। तो अभी मेरी जो इनहैंड सैलरी है वो है। इसी बात प्रमोशन की बात करें तो क्योंकि आजकल जो एएसओज आ रहे हैं, मतलब आई डोंट नो, इतने जेंजीज, इतने इमेच्योर, मतलब कुछ भी बहन के ऑफिस में आ जाते हैं, फ्री में चीजें मिलती हैं। तो वो क्या सीन है, किस मिनिस्ट्री में जाकर के हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा फ्री की चीजें मिलेंगी। क्या एवरीवन, तो देखते ही देखते 3 साल निकल गए एज एन एएसओ, और इस वीडियो में आप लोगों को अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि मुझे एज एन एएसओ कैसा लगा काम करके, लड़कियों के लिए कैसा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगी बहुत ही डिटेल में। और ध्यान से जरूर सुनना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। सबसे पहले तो एएसओ के बारे में जो बेसिक डिटेल्स है उसके लिए आप अलग से वीडियो देख लेना। बेसिक डिटेल्स का मतलब है कि देखिए ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए क्या मेडिकल कंडीशंस होते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, क्या वैकेंसीज रहती है, क्या एग्जाम पैटर्न है, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो उनको पता ही होगा। तो मैं सीधे काम की बात कराती हूँ। तो काम की बात पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एएसओ का काम क्या होता है। देखिए बहुत लोगों ने आपको बताया होगा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो एएसओ का काम सिर्फ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग नहीं होता है, बट यस मेजर पोर्शन उनके काम का यही होता है। अब नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग लोगों को सुन के लगता है कुछ आपको मिला होगा और उसको बस टाइप कर देना है, ऐसा नहीं है। देखिए एएसओ के काम को समझने के लिए आपको सबसे पहले ना एक मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तब जाके आपको एएसओ करता क्या है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि एएसओ की पोस्टिंग जो है वो मिनिस्ट्रीज में ही होती है। तो हेड जो मिनिस्ट्री का होता है वो एक मिनिस्टर होता है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल हेड, वो पॉलिटिक्स से इलेक्ट होकर के आता है। जो एक मिनिस्ट्री का ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है वो सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी पूरे मिनिस्ट्री को हेड करता है और उस मिनिस्ट्री के अंडर में बहुत सारे डिविजन्स या विंग्स होते हैं। डिपेंड करता है कौन सी मिनिस्ट्री है। कभी कभी एक मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बजट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और उस डिपार्टमेंट्स की भी अलग अलग डिविजन्स है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, कितने स्कीम्स उसके अंदर है, कितना ज्यादा उस मिनिस्ट्री का काम है, उस हिसाब से मिनिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जनरल आपको एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो ये विंग्स जो होते हैं इनको जो हेड करते हैं वो होते हैं जॉइंट सेक्रेटरीज। जॉइंट सेक्रेटरीज के अंडर डायरेक्टर या डीएस होते हैं, लगभग सेम रैंक होती है दोनों की, लेकिन डीएस से ऊपर डायरेक्टर होता है। डीएस से प्रमोट होकर के डायरेक्टर बन सकता है कोई। इनके अंडर में ना 4 से 5 सेक्शंस होते हैं। अब सेक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो 4 से 5 सेक्शन होते हैं। इनके अंडर जो काम करते हैं उनको हम कहते हैं अंडर सेक्रेटरी, यूएस जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। इनके अंडर 2 से 3 सेक्शंस होते हैं और उसके नीचे आते हैं सेक्शन ऑफिसर्स, जो एक सेक्शन का इंचार्ज होता है, और उसके नीचे काम करते हैं एएसओज जो उनको असिस्ट करते हैं। असिस्ट सही शब्द नहीं है एएसओ को डिफाइन करने का, क्योंकि एएसओ का काम इज इंडिपेंडेंट। मतलब एएसओ ऐसा नहीं कि एसओ जो सिर्फ उसके काम को असिस्ट करता है, उसका खुद का डिसीजन होता है एक फाइल के ऊपर में, एक केस के ऊपर में उसका खुद का पर्सनल डिसीजन होता है। एसओ उस पर एग्री कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन एसओ उसको ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वही लिखना पड़ेगा फाइल पर। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ ऑब्वियसली डिस्कशन होता है आपस में, किसी अगर टॉपिक में डिसएग्रीमेंट है तो उस पर चर्चा होती है, बट एएसओ अपने लेवल से चीजों को प्रोसेस कर सकता है। सो ये आपको हायरार्की समझ में आ गई। अब आपको समझना है कि सेक्शन क्या होता है। देखिए एक मिनिस्ट्री का पर्टिकुलर कुछ काम होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हेल्थ मिनिस्ट्री। अब हेल्थ मिनिस्ट्री के अलग अलग काम है। जैसे एक काम तो हो गया कि जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी लीव्स को देखना, कौन अपॉइंट हो रहा है, कौन न्यू ज्वाइन है, उनके सर्विस बुक्स को देखना। उसके बाद जो स्कीम्स हैं उनको देखना, जो बजट बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कि भैया कितना बजट हमें चाहिए, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिमांड करना। कोई जो पॉलिसी बनती है हेल्थ मिनिस्ट्री में, कुछ जो बिल आते हैं, एक्ट्स बनते हैं, उनके लिए पॉलिसी होता है। उसके बाद मान लो किसी ने केस फाइल कर दिया हेल्थ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, तो उस केस को भी देखना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक मिनिस्ट्री का बहुत सारा काम होता है जिसको उसको डील करना पड़ता है। कंप्लेंट्स हैं उनको देखना होता है, जो एम्प्लॉयज हैं उनके एलटीसी का बिल कौन देखेगा, उनके सीजीएचएस का कौन ध्यान रखेगा, तो ये भी एक मिनिस्ट्री का काम है, अपने एम्प्लॉयज को देखना। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन मिनिस्ट्री कौन सी है, बहुत तरह के काम होते हैं। अब इन्हीं कामों को कौन करेगा? एकदम से कोई भी बंदे को तो काम नहीं दे दिया जाए कि एक बंदे को काम दे दिया गया भाई तुम स्कीम देखो। इस तरह से मिनिस्ट्री काम नहीं करती। मिनिस्ट्री काफी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करती है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री को सबसे लोएस्ट यूनिट में बांट दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेक्शन। एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर काम होता है, उस सेक्शन का वो उसी हिसाब से नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या सेक्शन है, तो आपको समझ में आ रहा होगा सुन करके ही कि ये मिनिस्ट्री के
कैश से डील करता होगा, मतलब एलटीसी का अगर आपको रिइंबर्समेंट कराना है, टीए का रिइंबर्समेंट कराना है, सीजीएचएस का रिइंबर्समेंट कराना है, तो वो कौन करेगा, क्या सेक्शन करेगा। आपका जो सर्विस बुक है, आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आपकी लीव के बारे में कौन ध्यान रखेगा, तो एडमिन सेक्शन होता है जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। ये ऐसे सेक्शंस है जो हर मिनिस्ट्री में लगभग कॉमन होते हैं। उसके बाद मान लो कि जो हम परचेसिंग करते हैं, प्रोक्योरमेंट जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री के लिए, लाइक मिनिस्ट्री में कुर्सियां चाहिए या टेबल चेयर चाहिए, फैन चाहिए, वाटर डिस्पेंसर चाहिए, तो एक मिनिस्ट्री में ये भी देखने के लिए तो कुछ होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं जनरल एडमिन सेक्शन। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो हर मिनिस्ट्री में कॉमन रहते हैं और इनमें भी एएसओस की पोस्टिंग होती है। बट कुछ सेक्शंस होते हैं जो मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री डिफर करते हैं, जैसे पॉलिसी सेक्शन हो गया कि हर मिनिस्ट्री की अलग पॉलिसी होती है, उससे पॉलिसी रिलेटेड वर्क अलग अलग होता है। तो इस तरह से मिनिस्ट्री में हो सकता है एक पॉलिसी सेक्शन हो या अलग अलग पॉलिसी सेक्शंस हो। एक पॉलिसी कोई एक छोटी सी चीज तो है नहीं कि भैया 2-4 लोग उसको हैंडल कर लेंगे, तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3 करके, या फिर अलग अलग नाम दे सकते हो जैसा आप मिनिस्ट्री का जो हेड है वो चाहे नाम देना, तो इस हिसाब से होता है। लेजिस्लेटिव सेक्शन भी होता है जो कि आपका कोर्ट केसेस डील करता है और भी उसको जो काम दिया जाए वो करता है। या अगर कोई मिनिस्ट्री जो कोई मिशन हेड कर रही है, आप नाम सुनते हो आप मिशन ये मिशन वो मिशन, तो उसके लिए भी एक अलग सेक्शन होता है। तो डिपेंड करता है कि मिनिस्ट्री का क्या क्या काम है। अगर कोई स्कीम है तो उससे रिलेटेड अलग एक सेक्शन होता है कि भैया ये सेक्शन जो है वो स्कीम के ऊपर काम करेगा, और काम करेगा तो एवरीथिंग वही मैनेज करेगा, वो सेक्शन ही मैनेज करेगा और कोई इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इस तरह से मिनिस्ट्री में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। एक सेक्शन में आप रफली आइडिया लगा सकते हो कि एटलीस्ट 2 एएसओस तो होते ही होते हैं, एक एसओ होता है जो उसका इंचार्ज होता है, उस सेक्शन में एक एमटीएस होगा, एक डीईओ होगा। ये एक जनरल कंसेप्ट है, लेकिन डिपेंड करता है सेक्शन के काम के ऊपर। मान लो अगर बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत हैवी काम है वहां पर, तो 2 एसओस भी हो सकते हैं एक सेक्शन में, 4 एएसओस भी हो सकते हैं एक सेक्शन में, 3-4 एमटीएस भी हो सकते हैं उस सेक्शन में। तो यहाँ पर कोई डेफिनेट नंबर्स नहीं होते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अगर एसओ को लगता है कि भैया हमारा तो 2 एएसओ से काम नहीं चल रहा है, तो वो तीसरा एएसओ भी मंगवा सकता है, बट आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों। सो अब आपको समझ में आ गया कि ये चीजें फिक्स नहीं होती, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती हैं। अब देखिए एएसओ का जो काम है वो ऑब्वियसली सेक्शन का जो काम है वही एक एएसओ का काम होगा, बस सेक्शन के काम से पता लगता है कि एएसओ करेगा क्या। अब जो एएसओ है वो ये कभी भी खुद से नहीं डिसाइड कर सकता या खुद से अप्रोच नहीं लगा सकता कि भैया मुझे ये सेक्शन चाहिए वो सेक्शन चाहिए। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है किसका, तो एडमिन सेक्शन का। आपकी जब ज्वाइनिंग होती है तो आपको एक मिनिस्ट्री अलॉट होती है, उसके लिए आपको प्रेफरेंस मांगी जाती है। जब मिनिस्ट्री के पास आपका नाम चला जाता है तो उसके पास ना रिक्वायरमेंट पहले से होती है कि अच्छा इस सेक्शन में एएसओ की कमी है, तो जो न्यू ज्वाइनिंग होता है उसको उसी सेक्शन में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी नहीं चलेगी, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी कि भैया मेरे को यहाँ नहीं करना है यहाँ करना है क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि एएसओ का पोजीशन क्या है एक मिनिस्ट्री में। अब हम आते हैं कि एएसओ काम क्या करेगा, वो भी अब आपको लगभग पता लग जाएगा। कि मान लीजिए एक एएसओ पॉलिसी सेक्शन में, तो अब मेरी मिनिस्ट्री की जो भी पॉलिसी होगी उसकी पॉलिसी का डॉक्यूमेंटेशन करना। अगर मान लो पॉलिसी पहले बन चुकी है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, उससे रिलेटेड अगर कुछ काम है, फॉर एग्जाम्पल काम क्या, जैसे मान लो कोई इनपुट आपसे मांग रहा है पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो आपको देना है, ठीक है। कभी पार्लियामेंट क्वेश्चन आ गया आपकी पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो आपके सेक्शन में डील होगा। तो इस तरह की पॉलिसी में काम होता है। सिमिलरली जो सेक्शन जो काम करता है उसका खुद का काम होता है। अब एक एएसओ को करना क्या है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि काम आता कहां से है। देखिए आप जिस भी सेक्शन से काम करते हो उसकी डीलिंग ना किसी पर्टिकुलर चीज से ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्कीम से आप डील कर रहे हो तो उस स्कीम से रिलेटेड जितने लोग हैं उनसे ही आपकी डीलिंग होगी। अगर किसी स्टेट से डीलिंग है तो उससे होगी, किसी पर्टिकुलर कंपनी से डीलिंग है तो उससे होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डीलिंग है तो उससे होगी, जो भी मिनिस्ट्री उससे रिलेटेड है उनसे आपकी डीलिंग होगी। तो वहां से आपको कुछ ना कुछ, हम लोग बोलते हैं रिसीट आना या प्रपोजल आना या कोई कंप्लेंट आना, व्हाटएवर इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्कीम। अगर एक स्कीम के सेक्शन में आप हो तो वो आपके पास वो लोग भेजते हैं। आपको खुद से काम शुरू नहीं करना पड़ता कि भैया मैं जैसे आज मेरा मन किया मैं पॉलिसी सेक्शन में और मैं ये पॉलिसी बना दूं तो मैं नोटिंग शुरू कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास कुछ ना कुछ पहले आना चाहिए, किसी मिनिस्ट्री से, किसी डिपार्टमेंट से, किसी पर्सन से, किसी कंपनी से, कहीं से भी आपके सेक्शन से रिलेटेड काम आना चाहिए। तो वो सीधे आपके पास नहीं आता है। एक मिनिस्ट्री में एक डाक होता है, RNI जिसको कहते हैं, वहां पर सबसे पहले वो डाक आता है। उसके बाद वो डाक जो है सीधा सेक्रेटरी को जाता है, या अगर मिनिस्टर के नाम पर एड्रेस है तो सीधा मिनिस्टर को जाता है। उसके बाद वो नीचे आते आते मार्क करते करते, इसको हम बोलते हैं मार्किंग करना। जैसे अगर सेक्रेटरी के पास कोई रिसीट आई है, रिसीट का मतलब जो भी आया, कंप्लेंट आया है या प्रपोजल आया, व्हाटएवर जो भी आया है दूसरे के यहाँ से, वो सबसे पहले सेक्रेटरी के पास जाएगा, या अगर मिनिस्टर के नाम से मिनिस्टर के पास जाएगा, उसके बाद सेक्रेटरी को जाएगा, फिर सेक्रेटरी मार्क करेगा जॉइंट सेक्रेटरी को, देन
जो हायरार्की है उससे होते होते फिर एसओ आपको मार्क करता है एक एएसओ को। तो जब तक एसओ आपको काम मार्क नहीं करता तब तक वो आपका काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी के पास अभी तक का वो प्रपोजल है और आप उसको करने लग जाओ, नहीं, आपको काम देने वाला आपका सेक्शन ऑफिसर होता है, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर ही उस सेक्शन का इंचार्ज होता है। इंचार्ज का मतलब कौन सा फाइल यहाँ पर डील होगा, कौन सा रिसीट यहाँ पर प्रपोजल्स डील होंगे। हो सकता है सेक्शन ऑफिसर को ये लगे कि भैया जो काम मेरे पास आया है वो तो हमारा काम है ही नहीं, सेक्शन का ही काम नहीं है, तो वो सीधा जिस सेक्शन का काम होगा वो उसको मार्क कर देगा, तो आपको हो सकता है करना ही ना पड़े। और जैसे 2 एएसओज हैं तो सेक्शन ऑफिसर डिसाइड करेगा कि कौन सा काम किस एएसओ को देना है। इसीलिए हमेशा जब तक आपके पास पर्टिकुलर एसओ से मार्क होकर चीजें नहीं आती तब तक आपको वो काम नहीं करना होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। अब मान लीजिए एसओ ने आपको मार्क का मतलब होता है आपके नाम से लिख देंगे, इस तरह का कुछ मार्किंग होता है। या आजकल तो फिजिकल फाइल्स पे काम नहीं होता है तो ई रिसीट्स होते हैं, मतलब ई ऑफिस होता है जिसमें हम काम करते हैं। यहाँ पे नोटिंग, ड्राफ्टिंग और जो भी चीजें आप देखते हो सब ई ऑफिस पर ही होता है। फाइलें ट्रांसफर, रिसीव सब कुछ ई ऑफिस से ही हो जाती है। बहुत ही अच्छा एनआईसी द्वारा क्रिएटेड ये ई ऑफिस है, बहुत ही अच्छा फंक्शन करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑब्वियसली दिस इज दी फाइल्स, ऑल फाइल्स रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है, तो इसी से सब कुछ होता है। तो एसओ आपको सीधा ई रिसीट भी भेज सकता है। ई रिसीट फॉर एग्जांपल मतलब वो स्कैन्ड कॉपी होती है जो आपको सीधे कंप्यूटर टू कंप्यूटर ही मिलेगी, सीधा आपकी ई ऑफिस में ही आपको मिलेगी। तो या तो फिजिकल आपको मार्क करके दे सकते हैं या तो ई रिसीट ट्रांसफर कर सकते हैं, या दोनों ही करके दे सकते हैं, या फिर आपको ईमेल टू ईमेल भी लिख करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसओ के पास ईमेल में कुछ आया है तो आपको सीधा ईमेल पे ट्रांसफर कर देंगे कि भैया डील विद दिस, तो वो काम आपको आ सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट जगह से आपके पास काम आ सकता है, लेकिन देगा आपको एसओ ही काम। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो अंडर सेक्रेटरी हैं या फिर डायरेक्टर है वो सीधे आपको बुला करके काम देते, बट ये बहुत कम होता है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो फिर हो सकता है आपको पर्सनली भी बुला करके काम दिया जा सकता है कि नहीं, यू आर द राइट पर्सन हु विल डील विद इट, तो हो सकता है आपको ऐसे काम देते। बट जनरली 99% केसेस में आपको एसओ ही काम देता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि काम कैसे मिलता है, हायरार्की क्या है, क्या काम करना पड़ता है, सब समझ में, बट हम करें क्या। तो जो भी आपके पास मान लीजिए एक रिसीट आई है, फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, कोई स्टेट जो है वो कोई स्कीम चला रही है, मान लो उज्ज्वला योजना है, ठीक है, और आप ऐसे सेक्शन में हो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो कि स्टेट्स को फंड देती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम ये फंडिंग करना, देना पैसे। तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में हो, आपका काम है स्टेट्स को पैसे देना। तो अगर आपके पास उज्ज्वला योजना का मान लो कोई स्टेट है, उसने आपसे फंडिंग मांगने के लिए रिसीट प्रपोजल भेजा कि हमने पिछले साल इतना खर्चा किया था, हमारे पास इतने बेनिफिशियरी हैं, हम ये काम करते हैं, हमें इतने पैसे चाहिए। दिस इज अ टाइप ऑफ वर्क। सारे एसओस को यही काम करना पड़ता है ऐसा जरूरी है, काम सेक्शन वाइज होता है, बट मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बता रही हूँ। तो अब एसओ, अब वो पहले सेक्रेटरी के पास आया होगा, फिर हायरार्की से एसओ के पास, एसओ ने आपको मार्क कर दिया। अब आप क्या करोगे, उन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, ये मत सोचो कि सेक्रेटरी ने पूरा प्रपोजल पहले पढ़ा है फिर आपके पास आया। एसओ होता ही इसलिए है कि सबसे पहले रिसीट को पढ़ेगा वही, उस पर जो एग्जामिनेशन का काम है वही करेगा, कोई दूसरा नहीं करता। ऊपर वाला आपको रखा ही इसलिए गया है कि आप उसको पढ़ो, उसको एग्जामिन करो। एग्जामिन का मतलब है इसमें हमें करना क्या है, ये एएसओ को ही बताना है। एएसओ ऐसा नहीं है कि टाइपिस्ट है, सिर्फ टाइप किया ऊपर भेज दिया, प्रपोजल आया टाइप किया ऊपर भेज दिया। बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन। अगर आप एक ढंग के सेक्शन में हो तो, जैसे आप क्या सेक्शन में हो या एस्टेब्लिशमेंट में, एडमिन में हो, जहाँ पे जनरल नॉर्मल काम होता है, जो एक रिपीटेटिव वर्क है, जैसे बिल्स क्लियर करना, ये सब कुछ, तो ये एक तरह का रिपीटेटिव काम होता है जो आप देख देख के सीख जाओगे। बट इस तरह के जो काम होते हैं पॉलिसी सेक्शन में, लेजिस्लेशन सेक्शन में या स्कीम के सेक्शंस में, इस तरह के सेक्शंस में अगर आपको काम करना है तो यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट। क्या बोल रही हूँ मैं, तो यस। तो अगर आपके पास वो स्कीम का प्रपोजल आया, आपने उसको ढंग से पढ़ा, अब मान लीजिए इसमें आप क्या क्या एग्जामिन कर सकते हो, तो ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियली आपका दिमाग नहीं चलेगा, ऑब्वियसली जब आप न्यूली रिक्रूट होकर के जाओगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, उस टाइम पर आपको एसओ से ही सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने भी पहले जब मेरे पास काम आया था तो मुझे तो कम से कम 7-8 महीने लगे थे समझने में कि भैया करना क्या है मुझे, एंड दिस इज वेरी कॉमन। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे काम करना होता है। तो वहाँ जाकर के 7-8 महीने तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा। ट्रेनिंग में भी देखो आपको ना ऐसे प्रैक्टिकली नहीं बताते हैं, थियोरेटिकली सारी चीज़ें आपको बताते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा देते हैं, लेकिन जो आप मेन काम सीखोगे वो आप काम करके ही सीखोगे। तो मैंने भी पहले काम की कोशिश करी, बट मेरे से हो नहीं रहा था बहुत टाइम तक, 1 साल तक लगभग। फिर एक जॉइंट सेक्रेटरी थी हमारी, जॉइंट सेक्रेटरी वी कैन गेस कि बहुत सीनियर ऑफिसर होते हैं वो लोग, जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे है, जस्ट समझ लो कितने हाल सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो, काफ़ी स्टेट वगैरह में रह करके कलेक्टर भी रख करके आते हैं वो लोग। तो एक
एक जॉइंट सेक्रेटरी थी, उसने मुझे बुलाया था, ऐसा झाड़ा था, मतलब आई वॉज अबाउट टू क्राई इन हर कैबिन, मतलब मैं वहीं पर रोने लग सकती थी, बट मैंने बहुत कंट्रोल किया और मैं सेक्शन में वापस आई सुन करके। मेरे एसओ भी मेरे साथ थे उस टाइम पे, तो उसके बाद मैं सेक्शन में बहुत कंट्रोल किया, बट मैं फिर रोने लग गई, विच इज़ वेरी कॉमन। आई डोंट नो कॉमन है कि नहीं, लेकिन मैं तो बहुत रोई थी सेक्शन में। फिर सब मुझे समझाने लगे कि दिस इज़ वेरी कॉमन, झाड़ सब सुनते हैं, सबको डांट पड़ती है, जॉइंट सेक्रेटरी को खुद सेक्रेटरी से डांट पड़ती है, डायरेक्टर्स को भी डांट पड़ती है, IS YS जो है सबको डांट पड़ती है। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग कि तुम्हें डांट पड़ी तो ऐसा वैसा हो गया। तो मुझे समझाया, एंड उस टाइम पर ना मेरे एसओ जो थे, अब वो एसओ नहीं रहे, तो उन्होंने मेरे को बहुत ही बढ़िया से तसल्ली से मुझे काम समझाया कि भैया करना क्या है तुम्हें। तो उन्होंने मुझे बताया यू हैव टू रीड व्हाटएवर इज योर वर्क, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली, यू हैव टू एग्जामिन इट प्रॉपरली, उसके बाद यू हैव टू सजेस्ट इट। इस तरह से आपको नोटिंग करनी पड़ती है। यू हैव टू सजेस्ट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन यू आर गोइंग टू टेक इन दिस मैटर, और यू हैव टू बी वेरी राइट फैक्चुअली, यू कैंट राइट एनीथिंग यू वांट, ऐसे करके उन्होंने मेरे को बहुत समझाया। यू आर नॉट अ टाइपिस्ट, यू आर नॉट अ पोस्टमैन कि उधर से कुछ आया और आपने आगे कर दिया। यू हैव टू एग्जामिन इट, आपका क्या व्यू है, आपको लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को समझा, एंड देन फ्रॉम दैट डे आई अंडरस्टूड माई वर्क, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। पहले क्या था ना कि हम सोचते हैं कि हम वी आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमारा मतलब व्यू क्या मैटर करता है, हमें लगता है हमारा व्यू तो हमारे घर पे भी मैटर नहीं करता, बट घर इज़ अ डिफरेंट थिंग, ऑफिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मुझे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे फाइल पे खुद के व्यूज़ देने चाहिए, खुद का सजेशन देना चाहिए, हो सकता है कुछ तुच्चा सा सजेशन तो नहीं है मेरा। तो इस तरह से करके पहले मैं सोचती थी, बट जैसे जैसे काम करती गई और अप्रूवल्स मिलने लगे मेरे काम पर। अप्रूवल का मतलब आप जो लिखते हो, जो सजेशन देते हो, धीरे ऊपर जाता है, हायरार्की पे ऊपर जाता है। पहले एसओ के पास जाएगा, फिर अंडर सेक्रेटरी एंड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट सेक्रेटरी, मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, वो अप्रूव कर देंगे, तो वो काम अब होगा, आपका जो आपने जो बोला वो होगा। तो जब अप्रूवल्स आने लग गए मेरे सजेशंस के ऊपर या व्यूज़ के ऊपर, तो फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया। तो इनिशियली आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप परफेक्ट काम करोगे। थोड़े टाइम के बाद आपको खुद समझ में आएगा, जब आप 1 साल लगभग काम कर लोगे, कि करना क्या होता है, किस मैटर पे क्या डिसीजन लेना होता है, या किस मैटर को किस तरह से एग्जामिन करना होता है, किस मैटर पे किस तरह के व्यूज सजेशन देने पड़ते हैं, हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं काम को, अननेसेसरी काम को कैसे हटा सकते हैं। तो ये सब आपको धीरे धीरे बाय एक्सपीरियंस ही आएगा, पहले कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। ओके, सो इस तरह से मेरे को काम आया था, तो आपको भी धीरे धीरे करके आएगा। तो एग्जामिन कैसे करना है मैटर को, वो आपको बाय एक्सपीरियंस ही आएगा। तो हो सकता है एग्जामिन करने के लिए आपको एक्ट्स पढ़ने पड़े, रूल्स पढ़ने पड़ जाएं, आपको ऑर्डर्स पढ़ने पड़ जाएं, उससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हैं वो सब आपको क्लियर करने के लिए अलग अलग जगहों से चीज़ें पढ़नी पड़े। तो दिस इज एग्जामिनेशन, दिस इज द वर्क ऑफ एएसओ एक्चुअली। तो एएसओ ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग क्लरिकल काम है, नो क्लरिकल काम नहीं है, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है अगर आप ढंग के सेक्शन में हो तो, अदरवाइज तो क्लरिकल काम है बहुत सारे लोगों का। तो यस, दिस इज हाउ यू एग्जामिन अ मैटर। तो जैसे मैंने स्कीम वाला एग्जाम्पल दिया, तो आपने इसके से आप क्या एग्जामिन कर सकते हो कि अच्छा इस तरह का कोई है भी कि नहीं, कोई स्कीम हमने पिछले बार क्या दिया था, हम उनसे क्या क्या मांग सकते हैं, कि आपने क्या यूटिलाइज करा है, कितने लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, और कोई अगर रूल रेगुलेशन है इससे रिलेटेड कि भैया हम एक कैप होता है कि हम इससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, या नेगोशिएट करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एसओ करना पड़ता है, एंड देन आफ्टर एग्जामिनिंग यू कैन प्रपोज कि भैया हम इतने पैसे इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का वो होता है नोटिंग। तो नोटिंग में आपको यही चीज़ें लगती है कि आप क्या आया है, क्या आपने देखा है, इस पर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं और आपका क्या सजेशन है, तो वो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ता है। तो दिस इज नोटिंग। और ये नोटिंग हम क्यों बनाते हैं, ताकि आपके जो ऊपर के लेवल के ऑफिसर से इसको पढ़े, ताकि उनको पूरा प्रपोजल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। इसीलिए एएसओ की जॉब ही इसलिए है कि आप उनको शॉर्ट में चीजें लिख करके क्रिस्प बताओ कि करना क्या है इसमें, फिर वो आपके नोटिंग को पढ़ेंगे और उसके बेस पर ही वो डिसीजन लेते हैं। तो आपका नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए नोटिंग में कभी भी कोई भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मिस कर दी प्रपोजल की, या फिर जो भी रिसीट आपके पास आई है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपने लिखी ही नहीं, जिससे डिसीजन ही चेंज हो सकता था। बिकॉज बाद में जब डिसीजन कुछ मान लो कुछ केस फंस गया, कभी ऑडिट हो गया और वो केस फंसा और फिर पता लगा कि आपने तो ये चीज़ लिखी नहीं थी इसके ऊपर, तो पूरा डिसीजन चेंज हो सकता था। तो ऐसे केसेस में आप फंस जाओगे। इसलिए नोटिंग को बहुत ही क्लियर और क्रिस्प रखना है, पूरी चीज़ें आपको उसमें बतानी है जिस पर आपके जो ऑफिसर्स है ऊपर के वो डिसीजन ले सकें। आपको डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर नहीं हो, लेकिन आपकी वजह से डिसीजंस पर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना, वो आपके नोटिंग पर बहुत ज़्यादा, मतलब 90% आपके नोटिंग पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका नोटिंग। तो आपको समझ में आ रहा हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में केएसओ का बहुत बड़ा रोल होता है, वो चीज़ों को एग्जामिन करके आगे प्रोसेस करवाता है। इसके बाद ड्राफ्टिंग क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल स्कीम को आपने पढ़ा, उसको एग्जामिन किया, आपने नोटिंग लिखी,
ई ऑफिस में आपने आगे भेजा, वो अप्रूवल होकर के आ गया, आपने जैसे लिखा था कि मान लो इतना पैसा हमें देना है उनको, वो अप्रूवल होकर के आ गया। तो अब क्या होगा कि एक लेटर आपको साथ में नोटिंग के साथ में ही भेजना पड़ता है, ड्राफ्टिंग अलग से नहीं भेजना पड़ता है। तो मतलब ड्राफ्टिंग आपने लिखा, प्रपोजल दिया कि भैया इसको इतना पैसा मिल जाना चाहिए, तो आप साथ में एक लेटर भी या फिर ओएम, बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडिया होते हैं, ओएम होता है, ऑर्डर होता है, सर्कुलर होता है, नोटिस होता है, लेटर होता है, तो जो भी सूटेबल होगा वहां पर, क्या सूटेबल होगा वो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा, किस टाइम पर हम कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं। तो मान लो आपने इस टाइम पर लेटर लिखा, तो लेटर साथ में होकर के जाएगी, भैया हम स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हैं कि आपने ये प्रपोजल भेजा था, हमने इसको एग्जामिन किया है, हमने ये चीजें पाया है और आपको इतना ये ग्रांट करते हैं। तो ये एक लेटर हो गया, एक ड्राफ्टिंग, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग, जो कि दूसरे के पास जाएगा, जिसने आपको प्रपोजल भेजा था उसको इन रिप्लाई जाएगा, दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। वो अप्रूवल होता है तो वो एक्चुअली लेटर बन जाता है। ड्राफ्ट का मतलब ड्राफ्ट है वो भी, बट अप्रूवल के बाद वो एक्चुअल लेटर बन जाएगा जो सेंड किया जाएगा। सो दिस इज नोटिंग एंड दिस इज ड्राफ्टिंग। ये आपको खुद से प्रॉपर इसका कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको लिखना है, सब कुछ आपको खुद से करना पड़ता है। थोड़ा बहुत आप सजेशन ले सकते हो एसोसिएट डायरेक्टर से, जो जिससे भी आपको लेना लग रहा है, बट बाय एक्सपीरियंस आप सारा काम खुद ही कर पाते हो। जैसे 3 साल मुझे हो गए, तो मुझे अपने सेक्शन के बारे में 90% काम मेरे को आता है, जो मैं अकेले ही कर सकती हूँ, मुझे किसी की सजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इस तरह से आपको काम करना होता है। अब है कि हमें क्या इंग्लिश में ही करना होता है, तो देखिए इंग्लिश में ही मोस्टली नोटिंग्स लिखी जाती है, स्पेशली जो एसओ डीआरस होते हैं, डायरेक्टली रिक्रूटेड होते हैं, वो इंग्लिश में ही करते हैं, बट ये आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता है, आप हिंदी में भी कर सकते हो। बट देखिए आपके जो ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं, हो सकता है कि उनको हिंदी समझ ना आती हो, तो उस टाइम पर आपको दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है आपको सेक्शन ट्रांसफर कर दिया जाए कि भैया हिंदी हमसे नहीं, क्योंकि जो ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में बात भी करते हैं, तो आपको इंग्लिश अच्छी करके आना है अगर एसओ बनना है तो इसलिए एसओ की रैंक भी अच्छे रैंक वालों को एसओ मिलती है। ग्रुप बी की जॉब है तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक होनी चाहिए। अब बोलोगे मैं आपको डरा रही हूँ, तो डरा नहीं रही हूँ, आपको सच्चाई बता रही हूँ। अगर डर लग रहा है तो भैया आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो और सीखो। और दूसरी चीज़ है, लोग बोलते हैं चैट जीपीटी यूज़ कर लेंगे, तो देखिए दिस इज अ वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप कोई भी प्रपोजल कैसे चैट जीपीटी पे तो नहीं लिखवा सकते, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उनके पास कलेक्ट होती है। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट ही कर दे, किसी भी एआई की हम हेल्प ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी बहुत सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर पर आप काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आप रिवील नहीं कर सकते किसी भी एआई को। नॉर्मल चीज़ें आप लिखवा सकते हो, बट पूरी नोटिंग लिखवाना हो सकता है इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो आप चैट जीपीटी किसी भी एआई के भरोसे मत रहिएगा, खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, सिंपल लिखिएगा। नोटिंग में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हैवी वर्ड्स यूज करने हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, अपनी इंग्लिश दिखाने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं करना है। आपके जब सीनियर्स उस नोटिंग को पढ़ें तो उनको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए और वो एक डिसीजन पर पहुंच जाएं, बस इतना आपको उसमें लिखना होता है। कोई भी फैक्चुअली इनकरेक्ट चीजें नहीं लिखनी है आपको। इसके बाद ये तो हो गया नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम। इसके बाद मीटिंग्स, जैसे मान लीजिए आपका सेक्शन किसी पर्टिकुलर चीज पर काम कर रहा है, जिस पर आपको मीटिंग बुलाने की जरूरत है, तो उस मीटिंग से रिलेटेड जितना काम होता है वो भी केस को ही देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल फोल्डर्स रेडी करके देना अपने सीनियर ऑफिसर्स को, सकता है सेक्रेटरी को भी, मिनिस्टर को भी, इन सबको भी फोल्डर्स रेडी करके देना। प्लस उसमें जो भी वीसी कनेक्ट होगा, अगर वर्चुअली लोग अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए वीसी लिंक प्रोवाइड करवाना, उनको मीटिंग के लिए नोटिस देना कि भैया आप लोग इस टाइम पे मीटिंग है, आपको आना है। हो सकता है कभी कभी आपको कॉल पे बात करनी पड़े कि भैया आप मीटिंग में आ रहे हो कि नहीं, आपकी तरफ से कौन आ रहा है, नॉमिनेशन सीख करना। फिर जो अरेंजमेंट्स होते हैं मीटिंग के, वहाँ पर जिनको खाना वाना मिलेगा, उन सब चीज़ों के भी अरेंजमेंट करना आपको खुद से नहीं लाना होता है, आपको एक नोट लिखना पड़ता है, बस आपका काम हो जाता है। प्लस उस मीटिंग का मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना, मतलब उस मीटिंग में क्या डिसीजंस लिए गए, क्या डिस्कशन हुआ, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड एक एसओ को ही रखना पड़ता है। प्लस उसका पूरा का पूरा मिनट्स ऑफ मीटिंग स्ट्रक्चर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है प्रॉपरली कि क्या डिस्कशन हुआ। तो आप क्या उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको फोन का रिकॉर्डर खोल के रख लो, पूरी रिकॉर्डिंग कर लो, उसको सुनो, उसके हिसाब से आप मिनट्स ऑफ मीटिंग बना सकते हो। तो ट्रिक्स होते हैं कुछ कुछ, जब आप ऑफिस में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे काम भी, प्लस आरटीआई का जैसे रिप्लाई देना हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट क्वेश्चंस का रिप्लाई देना एक एसओ का ही काम होता है, मतलब एसओ ऑब्वियसली नहीं देता है, प्रिपेयर करना, उसकी ड्राफ्टिंग करना, ये एक एसओ का काम होता है। रिप्लाई तो मिनिस्टर की तरफ से जाता है। लेकिन जैसे पार्लियामेंट क्वेश्चन है और किसी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि जैसे उज्ज्वला स्कीम की हम बात कर रहे थे, तो ये उज्ज्वला स्कीम में कितना खर्चा हुआ है, कितने बेनिफिशियरी उससे मतलब इफेक्ट हो रहे हैं, क्या उसका फायदा हो रहा है, मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, आपके मिनिस्टर के पास आएगा, आपके नाम से तो नहीं आएगा, आपके मिनिस्टर के नाम से आएगा। लेकिन क्योंकि यह आपके सेक्शन का काम है, इसलिए वो क्वेश्चन आपको मार्क होगा कि भैया ये सेक्शन इस क्वेश्चन का रिप्लाई रेडी करेगा। तो पार्लियामेंट का क्वेश्चन इस
तरह से इसका रिप्लाई दिया जाता है। ये नहीं कि मिनिस्टर खुद बैठ करके सोच रहा है कि अच्छा ऐसा हमने किया है तो वो बैठ कर रिप्लाई बना रहे हैं, नहीं, मिनिस्टर रिप्लाई नहीं बनाते हैं। रिप्लाई ड्राफ्ट एक एएसओ ही करता है। एएसओ को पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, अगर इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है तो जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे मांगना पड़ता है। कभी कभी स्टेट से मांगना पड़ता है, कभी किसी कंपनी से मांगना पड़ता है, किसी से भी जो भी जिससे भी रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन है उससे आपको सीख करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत कम टाइम होता है। मतलब समझ लो 3 से 4 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, कैसे भी, चाहे फोन करके मंगाओ चाहे जो, ये सब एक एएसओ का ही काम होता है। जब मंगा लिया उसके बाद उसके जो इनपुट्स आपके पास हैं उसके बेसिस पर पूरी रिप्लाई को रेडी करना कि पार्लियामेंट क्वेश्चन का कभी रिप्लाई आप पढ़ना तो जिस तरह से लिखा होता है, जो लैंग्वेज लिखी होती है, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक एएसओ सीख करके लिखता है। ऑब्वियसली जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उसको पढ़ते हैं पहले कि लिखा है सही लिखा है कि नहीं, उसमें बहुत हो सकता है चेंजेस करें कि अच्छा इस तरह से, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है ऑब्वियसली कि किस तरह से पार्लियामेंट में रिप्लाई देना है, तो वो हो सकता है चेंजेस करें एंड देन एएसओ ही उसकी फाइल पुटअप करता है कि ये क्वेश्चन आया था, ये रिप्लाई है, वो हायर लेवल पर जाके अप्रूव होता है और उसके बाद वो क्वेश्चन पार्लियामेंट सेक्शन को जाता है। एक मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री में एक पार्लियामेंट सेक्शन होता है जो पार्लियामेंट से कंसर्न होता है, तो उसमें भी एएसओज होते हैं, वो पार्लियामेंट का काम करते हैं। तो इस तरह से करके कुछ काम पार्लियामेंट का सेशन में होता है। तो पार्लियामेंट सेशन में काम एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हेक्टिक क्या होता है मैं आगे आपसे बात करूंगी। उसके बाद फाइल्स का रिकॉर्ड रखना, ये भी एएसओ का काम होता है। कौन सी फाइल कहाँ पर है सब कुछ एक एएसओ को पता होना चाहिए। प्लस इशू करना, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला कि हम स्टेट को एक लेटर भी भेजेंगे कि आपको इतना पैसा ग्रांट हुआ, तो ये इशू कौन करेगा, इशू का मतलब उसको भेजेगा कौन, तो वो भी एक एएसओ ही भेजेगा। हो सकता है वो ईमेल के थ्रू भेजे या फिर वो लेटर के थ्रू भेजे, लेटर भिजवा दे, लेटर भिजवाता है आरएनआई के थ्रू ही लेटर जाता है, एमटी उसको बोल दो कि भैया या लेटर भिजवा दो, भिजवा देगा। तो मैंने आपको एएसओ का जो बहुत इंपॉर्टेंट काम मैंने बता दिया। इसके अलावा भी एएसओ के बहुत सारे काम होते हैं। एएसओ एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी काम कराया जा सकता है एक मिनिस्ट्री में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई आपकी मिनिस्ट्री का कोई बड़ा इवेंट है, कोई स्कीम लॉन्च हो रहा है या कुछ भी ऐसा बड़ा कोई मिनिस्ट्री का इवेंट है, तो हो सकता है आपको कॉल करने के लिए भी लगा दिया जाए कि भैया कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड जो लॉजिस्टिक्स है उसको अरेंज कैसे करना है। अगर हो सकता है आपको इनॉग्रेशन के स्पीच के लिए बुला लीजिए। तो एएसओ एक ऐसी चीज है जिसकी कैपेबिलिटी के ऊपर में उसको हायर ऑफिशियल्स जो मन चाहे वो काम दे देते हैं, वो उसके सीनियर ऑर्डर्स पर उनको करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एएसओ का काम क्या हेक्टिक है या वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। तो देखिए अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एएसओ का काम जो है उसके सेक्शन के काम पर डिपेंड करता है। तो अगर सेक्शन का काम ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्कीम के सेक्शन में आप हो और वो स्कीम बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं, बहुत सारे लोगों से आपको डील करना पड़ता है, पब्लिक की कंप्लेंट्स आते हैं और इस तरह की चीजें जो होती हैं, तो उसका काम ऑब्वियसली ज्यादा है, तो उसमें जो एएसओ का काम होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब जैसे क्या सेक्शन है तो कितने ही आपके पास एलटीसी के बिल आ जाएंगे, कितने मेडिकल बिल्स आ जाएंगे दिन भर में, 1 2 3, अगर बड़ी मिनिस्ट्री है तो 4 5 6 7, इससे ज्यादा क्या ही आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में हो, उसमें किस तरह का काम होता है, तो उस हिसाब से आपका जो है वो काम बढ़ जाएगा या घट जाएगा जो भी है। बट जनरली अगर मैं बात करूं तो वर्क लाइफ बैलेंस एएसओ के काम में करना इस अच्छा है, मतलब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको हेक्टिक हो जाएगा। बट यस, अगर आप ऐसे सेक्शन में जो पार्लियामेंट क्वेश्चंस को डील करता है, पार्लियामेंट क्वेश्चन को डील करने वाला एक अलग सेक्शन नहीं होता है, कोई सेक्शन जो काम करता है अगर उससे रिलेटेड पार्लियामेंट क्वेश्चन आया तो उस सेक्शन को मार्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उज्ज्वला योजना का कोई क्वेश्चन है तो उस सेक्शन को मार्क हो जाएगा जो कि उज्ज्वला योजना देखता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इलीगल माइनिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उस सेक्शन में हूँ जो कि लीगल मैंने डील करते तो वो क्वेश्चन मुझे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट क्वेश्चन को डील करने के लिए अलग ही सेक्शन होता है, जो सेक्शन जो काम करता है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो उस सेक्शन को वो काम करना पड़ेगा और रिप्लाई बना करके आपको पार्लियामेंट सेक्शन को देना पड़ता है। खैर ये सारी चीजें जो है आप जाकर के सीखोगे। तो पार्लियामेंट सेशन के टाइम पे लेकिन काम बढ़ जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में आपको रिप्लाई रेडी करने के लिए काफी कम टाइम मिलता है, मतलब 3 से 4 दिन आपको एक रिप्लाई रेडी करने के लिए मिलता है। उसमें ही आपको इनपुट्स भी मंगाने हैं, उसमें आपको ड्राफ्ट भी रेडी करना है, उतने में आपको फाइल पुटअप करनी है, उतने में आपको मिनिस्टर से अप्रूवल भी ले लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट क्वेश्चन के लिए अप्रूवल मिनिस्टर ही देते हैं। वो पहले पढ़ते हैं, देन समझते हैं, उसके बाद उसको अप्रूव करते हैं और फिर जाकर के आपका होता है। तो उस टाइम पर हो सकता है आपको 8-9 बजे, कभी कभी 11 बजे रात तक भी रुकना पड़ सकता है। हो सकता है मिनिस्टर किसी टूर पर है, मिनिस्टर अभी अवेलेबल नहीं, तो जब तक मिनिस्टर अवेलेबल नहीं होंगे, जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे, तब तक आपको वहाँ रुकना पड़ सकता है। हो सकता है कि कल का क्वेश्चन है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में कल ले होना है वो क्वेश्चन, अभी तक मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, तो जब तक आज अवेलेबल नहीं रहेंगे, चाहे वो रात के 12 बज जाए, यू हैव टू स्टे इन ऑफिस। गर्ल्स को थोड़ी छूट है, गर्ल्स को इतने रात तक भी नहीं रुकना पड़ता, बट बॉयज को तो रुकना ही पड़ता है जब तक मिनिस्टर अप्रूवल ना दे, अगर वो कल ही का क्वेश्चन है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से कुछ काम होता है। प्लस पार्लियामेंट के और भी बहुत सारे काम होते हैं, वीआईपी रेफरेंसेस होते हैं, 377 का काम होता है, 0 आवर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें क्या एक्शन लेना है, वो सारा काम भी एएसओ का ही होता है। कंप्लेंट स्कीम्स, बहुत तरह के काम होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में, उस हिसाब से आपका जो है हेक्टिक होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। बट जनरली
काम इतना भी हेक्टिक नहीं होता है, मतलब मीडियम लेवल का होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निठल्ले बैठे हुए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक ठाक होता है। वर्क इन्वायरमेंट की बात करें तो इट्स गुड। देखो आप ना बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। आईएएस के साथ में बहुत कॉमन है, आईपीएस के साथ आईआरएस, आईएफएस के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो आईआरएस के साथ आपको बहुत मिलेगा काम करने। अब एमईए में हो तो आईएफएस के साथ, फॉरेन सर्विसेज के साथ, आईएएस अगर आप नॉर्मल किसी मिनिस्ट्री में आईएएस तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, तो उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। बहुत बार ऐसा होगा कि मीटिंग्स वगैरह में आपको बड़े बड़े सीईओज के साथ भी काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप पीएमओ में काम कर सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट में काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट और पीएमओ से भी मिलने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह से आपको यस वर्क अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी। एक फीलिंग तो आएगी यस वी आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको फीलिंग आएगी जरूर। आप अगर ढंग से काम करते हो तो, काम से बचोगे तो फिर आई डोंट नो, लेकिन अगर ढंग से काम करते हो तो आपको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आईएएस ऑफिसर्स का काम करते हैं इसका मतलब कि आईएएस बिल्कुल ही मतलब हमसे बहुत रूडली बात करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही नॉर्मली, मतलब जैसे कलीग्स तो हम नहीं बोलेंगे, मतलब हमारे काफ़ी सीनियर्स होते हैं, लेकिन अब नॉर्मल बात करते हो, जैसे सर इसमें क्या करना है, ये तो नॉर्मली कन्वर्सेशन होती है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सर झुका करके दिस इज आप जैसे मैं आईएएस का जैसे रिपुटेशन बना हुआ है तो इस तरह से नहीं होता है। आप बिल्कुल नॉर्मल आपके जैसे सीनियर से बात करते हो, नॉर्मली वैसे जाकर के उनसे बात कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि पहले अपॉइंटमेंट लोगे आप उनसे मिलने के लिए, वो आपके साथ ही काम कर रहे हैं, वो आपके हेल्प के लिए हैं, वो आप उनसे जाके पूछ सकते हो, वो आप उनकी हेल्प करते हो कि भैया इसमें क्या डिसीजन लेना है। वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताइए हम इसमें क्या करें, या ऐसा हो सकता है वो आपके व्यूज़ पूछें, आपसे कुछ क्वेश्चन करें कि अच्छा इसमें ऐसा क्या है, ये है वो है, तो नॉर्मल बातचीत होती है। सो दिस इज़ हाउ यू वर्क विद देम। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बट आई थिंक इससे ज़्यादा डीप इसके बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं बताया होगा। तो सैलरी की अगर बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑब्वियसली, तो मैंने जब ज्वाइन किया था 2022 एंड में, तो इन हैंड सैलरी मेरी 72,000 थी। आज 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब काफ़ी पहले कंप्लीट हो चुके हैं, अभी शायद 3.5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो अभी मेरी जो इन हैंड सैलरी है वो है 90,000, और अभी 8th पे कमीशन आने वाला है। उसके बाद आई थिंक मेरी सैलरी 1,20,000 या 30,000 इन हैंड हो जाएगी। तो सैलरी इज डिसेंट। ये सैलरी मैं तब बता रही हूँ जब मैंने क्वार्टर नहीं लिया हुआ है। देखिए क्वार्टर में ना मैं इसलिए नहीं लेती, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, देखिए तो इतना ईजी नहीं है मिलना। दिल्ली में क्वार्टर लेना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत क्यू लगे रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप फीमेल वाली कैटेगरी में भी सिर्फ ले रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा क्यू होता है। प्लस क्वार्टर आप चाहो तो बहुत ही बेकार से लोकेशन में आपको मिल सकती है, लेकिन मेरे को वो प्रीफर नहीं करती मैं। अगर आप रह रहे हो तो किसी सेफ सिक्योर साउंड जगह पे रहो, ताकि आप सेफ फील करो, नो, वरना तो जैसे तैसा क्वार्टर आपको वैसे भी मिल जाएगा, तो वो मैं नहीं लेना प्रीफर करती हूँ। प्लस जैसे तैसा ले भी लो, फिर भी आपका जो HRA है वो काफ़ी जितना कटना चाहिए उतना ही कटता है। आप चाहे Tier 3 का क्वार्टर लो, Tier 2 का क्वार्टर लो, कटेगा आपका उतना ही HRA, आपको कोई छूट नहीं मिलती है। तो फिर क्यों ही लेना है, उससे सस्ते में फ्लैट मिल जाएगा यहाँ पर आपको कहीं पर भी। जैसे HRA अगर मैं देखूँ तो मेरा 15-16,000 का HRA कटेगा अगर मैं कोई सा भी क्वार्टर लूँ, तो उससे ठीक ठाक रेट पर मुझे एक ढंग का, अभी जो मैंने लिया हुआ है ये फ्लैट है 16,000 पर मंथ में पे कर रही हूँ। दिस इज़ 2 BHK। मुझे ये सही लगता है कि भाई अपना ले लो, बट हो सकता है किसी की प्रेफरेंसेस अलग हो, क्वार्टर लेना चाहे तो ले सकते हो, लेकिन क्यू बहुत बड़ा होता है, इतना इजी नहीं होता है क्वार्टर मिलना, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके बाद NPS डिडक्ट होता है आपके सैलरी से, जो मैंने बताया इन हैंड है, उसके अलावा डिडक्ट होता है CGHS का 650 आपका डिडक्ट होता है। बैक फैसिलिटी मिलती है, तो हर एक 3 साल में आप लगभग 3,500 या 3,500 का, आई थिंक 4,000 का ऐसा कुछ बैग आप ले सकते हो, वो आप रिम्बर्स करवा सकते हो अपने ऑफिस से। बोनस आपको मिलता है दिवाली के टाइम पे 7-8 हज़ार रुपये के करीब। ऑनरेरियम आपको मिलता है, जैसे अभी मिलेगा 5,000 के लगभग, मतलब फरवरी मार्च में ऑनरेरियम आपको मिलता है। इंक्रीमेंट हर साल आपकी 3% की लगती है, मतलब या तो जनवरी में लगेगी या तो जुलाई में लगेगी। आपकी एक बार जब लगी, मतलब आप जिन्हें ज्वाइन किया उसके बाद जनवरी में अगर आपको इंक्रीमेंट लगी है तो हर साल आपकी जनवरी में ही लगेगी, या जुलाई में लगी है तो जुलाई में ही लगेगी। इसके बाद DA हर 6 महीने में 2 से 3% बढ़ जाता है, और LTC आपको मिलता है, मतलब हर साल आपको होम टाउन LTC मिलता है 8 साल तक। मतलब जब आप न्यू ज्वाइन होकर के जाओगे तब से 8 साल तक आपको हर साल LTC होम टाउन का मिलता है, और हर चौथे साल आप एनीवेयर इन इंडिया आपको LTC मिलता है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा अंडमान जाते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब वाले लोग बहुत अंडमान जाते हैं, तो वो LTC अवेल करके जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी। तो आई थिंक जब गवर्नमेंट आपको इतनी फैसिलिटी दे ही रही है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि करप्शन मत करना यार, मतलब गवर्नमेंट में आकर के इसको और गंदा मत करना। ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, आप न्यूज़ पर आए दिन देख रहे होगे, तो प्लीज़ इस इंटेंशन के साथ ना मत आना कि हम पैसा कमाएंगे, करप्शन करेंगे, अंडर टेबल मनी, ये सारी चीज़ें मत सोचना। आप अगर एक सिंपल साधारण ढंग की लाइफ जीना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको इनफ देती है। अगर आप एक्स्ट्रा फिर भी कमाना चाहते हो, जैसे हमारी और भी ज़्यादा ड्रीम्स है, हमारा बहुत खर्चा और हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो और भी लीगल तरीके हैं, लीगल या फिर ऐसे तरीके हैं जो कि
हार्म नहीं करेंगे किसी को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास पैसा आ रहा है, आप लोन ले लीजिए, एक ढंग का घर बनवा लीजिए, उससे पैसे उठाइए रेंट से और अपने मम्मी पापा को दे दीजिए, या फिर जिसको भी मतलब अपने फैमिली के नाम पर ले लीजिए, तो वो पैसे उनके पास जाएंगे, आपके नाम पे कोई पैसा नहीं आ रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं है और आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। तो सिमिलरली मैंने जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दिया। वैसे ही मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन कुछ काम शुरू किया है, आपने अपने भाई के नाम पर ले लिया है और पैसे उसके पास जा रहा है, तो इसमें आप कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं, बस आइडिया आपका है, लेकिन हेल्प तो आप अपने घर वालों की कर रहे हो। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, लेकिन आप गलत काम मत करो, मतलब करप्शन मत करो जिससे बहुत लोगों का हार्म हो जाए, या आप देश को ही खराब कर रहे हो, या फिर लोगों के मतलब गवर्नमेंट के पैसे को ही लुटा रहे हो। ये चीज़ें मत करो। जो करो अपनी मेहनत से करो, अपने दिमाग से करो, और उसका जो है जो भी आपको जिसको भी देना अपनी फैमिली में उसको दे सकते हो। सो दिस इज माई पर्सनल आपको इंपॉर्टेंट एक सजेशन है, जो ये सब सोच के यहाँ पे मत आना। इसके बाद प्रमोशन की बात करें तो ठीक अच्छी प्रमोशन है इसमें। आप मुझे तो पता भी नहीं लगा 3-3.5 साल कब कंप्लीट हो गए, और अब 4 पार्ट्स मेरे होने वाले हैं, और इस साल मतलब 2026 के एंड में 2027 के स्टार्टिंग में मेरा एसओ का भी एग्जाम होगा, तो मुझे पता भी नहीं लगा और ये एग्जाम हो गया। तो प्रमोशन ओबियसली फास्ट है इसके। लेकिन देखिए एसओ का जो एग्जाम होता है वो बहुत ईजी नहीं होता। यूपीएससी इसका एग्जाम लेती है तो काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, मतलब यूपीएससी लेवल का ही एग्जाम होता है, तो इसको पास करना इज नॉट सो ईजी, और वैकेंसीज भी कम होती है, तो आपको अच्छा कॉम्पिटिशन होता है। एसएससी में जिस तरह से कॉम्पिटिशन होता है सीजीएल में वैसे ही एसओ का कॉम्पिटिशन होता है। तो अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप 4-5 साल में ही, मतलब 5 साल में ही आप एसओ बन जाओगे। अगर नहीं किया तो फिर आप 8 साल में तो एसओ बन ही जाओगे। तो इस तरह से करके आपका एसओ का प्रमोशन होता है। तो एसओ के प्रमोशन के टाइम में ही आपको सिर्फ एक बार एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम्स नहीं होते हैं। उसके बाद एज पर वैकेंसीज और एज पर जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होता ही रहता है। तो आप समझ लो एसओ बनने के बाद 5-7 साल बाद आप यूएस बन जाओगे अंडर सेक्रेटरी। उसके बाद 10-12 साल में आप डीएस या डायरेक्टर बन सकते हो। डिपेंड करता है आप कंप्लीटली कि वैकेंसी कितनी खाली है, कोई कोर्ट केस तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर में। लेकिन हाँ ठीक अच्छी प्रमोशन है इसकी। प्रोबेशन आपका 2 साल का होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका कन्फर्मेशन होता है, और एसओ बनने के बाद आप एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हो। तो ऑब्वियसली एसओ का एग्जाम अच्छे लेवल का होता है। एक एसओ जो होता है, जो डायरेक्टली रिक्रूटेड एसओ होता है, वो एक्चुअली काफ़ी नॉलेजेबल होता है, वो काफ़ी चीज़ों को जानता है, पॉलिटी उसको अच्छे से पता होती है, एक्ट्स वैक्ट्स पता होते हैं। तो एसओ एक नॉलेजेबल बंदा होता है, ठीक है। जो एग्जाम होता है उसमें पॉलिटी हो गया, नोटिंग ड्राफ्टिंग हो गया, प्रेसी हो गया, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ढंग की इसमें तैयारी की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, जाके मुँह उठा करके एग्जाम दे दिया, एसओ बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम आते हैं ड्रेसिंग सेंस के ऊपर में। इस टॉपिक पे मेरे को बात करना थोड़ा ज़रूरी लगा, क्योंकि आजकल जो एसओज आ रहे हैं, मतलब आई डोंट नो, इतने जेंजीज, इतने इमेच्योर, मतलब कुछ भी पहनकर ऑफिस में आ जाते। सी यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको एक डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी ऑफिस में, चाहे आपको कोई टोक रहा हो चाहे नहीं टोक रहा हो, लेकिन एक मेंटल जो आपके प्रति ना एटीट्यूड लोगों का बनता है वो आपके ड्रेसिंग सेंस से बन ही जाता है। अगर आप एक छपरी जैसा आप जीन्स पहन करके आ जा रहे हो, टी शर्ट पहन करके आ जा रहे हो, ओब्वियसली आपको कोई वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। हो सकता है आपको मुंह पे बोले ना, लेकिन एक इमेज बन जाती है कि अच्छा ये ऐसा, तो इसलिए ऐसा नहीं आपको करना है। एक डिसेंसी, मैं ऐसा नहीं कह रही आपको साड़ी पहन के आना है, सूट ही पहन के आना है, बट एक डिसेंट कपड़ा, एक फॉर्मल पैंट पहन लो, शर्ट पहन लो, टॉप भी पहना है तो एक नॉर्मल सिंपल सॉलिड कलर का टॉप पहन लो। सूट तो ऑलवेज वेलकम्ड है, सूट भी ऐसा चमक धमक बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल सोबर सूट्स पहन लो। तो ये ऑफिस का कुछ नियम होता है, कुछ डिसेंसी आपको रखनी चाहिए। तो इस तरह के कपड़े पहनकर आप आ सकते हो। लड़कों के लिए बेस्ट है आप फॉर्मल पैंट और शर्ट पहनो, बेस्ट होता है। जीन्स टी शर्ट आई वुड से अवॉइड करो, स्पेशली मीटिंग्स कभी हो इंपॉर्टेंट, तो उन सब चीज़ों पे आपको अच्छे से वेल ड्रेसअप होकर के आना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एमईए में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, लोग मेमो भी दे देते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि आपके ड्रेसिंग सेंस से ना आपकी ही इमेज अच्छी हो रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है लीव्स। तो लीव्स एएसओस के वैसे ही जितने, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं ईएल होता है, सीएल होता है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा। 30 ईयर्स होते हैं, 8 सीएल होते हैं। इसके अलावा मैटर्निटी लीव होता है, स्टडी लीव होता है। लीव के ऊपर मैं एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगी कि बड़ा टॉपिक है। इजीली मिलते हैं कि नहीं मिलते, डिपेंड करता है कि भैया आपके सेक्शन में कितना काम है, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आपका सीनियर कैसा है। आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो आपका एसओ होता है, वो ही आपको लीव्स देता है। तो अगर आपका एसओ से ठीक बनती है, या एसओ जो है आपको जानता है कि भैया ये एक जेन्युइन पर्सन अगर लीव ले रहा है तो सही के लिए ले रहा है, या फिर वो लीव लेने में कुछ भी नोकझोंक नहीं करता, तो इजीली लीव दे देगा। लेकिन कभी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है, कोई अर्जेंट काम है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली आपको लीव्स नहीं मिलेगी। जैसे पार्लियामेंट सेशन में तो बिल्कुल ही लीव्स नहीं मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद दिल्ली के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में पोस्टेड है, तो यहाँ एक्सपेंसेस का तो येस दिस इज़ अ ड्रॉबैक। मैं बोलूँगी ड्रॉबैक क्या बोलूँगी, मतलब ये एक कंसर्न है कि दिल्ली में पोस्टिंग होने से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए एक 4600 ग्रेड पे की जॉब अगर आप एक वाई सिटी में करते हो, एक एक्स सिटी में करते हो,
स्पेशली दिल्ली में करते हो तो दिल्ली में आपका बहुत खर्चा होता है कि रेंट आपका जाता है, कुक का खर्चा जाएगा, रेंट मोजो अगर आप रेंट से चीज़ें ले रहे हो तो जैसे मेरा जो जाता है बता रही हूँ आपको, सफाई वाली का खर्चा जाएगा, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर चार्जेस तो वैसे आता नहीं है, गैस का बिल हो गया, आप ट्रैवल करोगे मेट्रो से उसका बिल हो गया, आपके खुद के एक्सपेंसेस होंगे, चीज़ें खरीदोगे आप, ऐसे तो नहीं रहोगे खाली घर में, तो एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन अगर आप वही घर के पास रहते हो तो घर आपका अपना, आपको रेंट नहीं देना, आपके घर में गाड़ी वाड़ी है तो आप उससे जा सकते हो, खाना पीने का कोई टेंशन नहीं, सफाई का कोई टेंशन नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही शॉर्ट आउट रहती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच सकते हो, अगर आप ज़्यादा खर्चा करने टाइप नहीं हो, आपको पैसे बचाने हैं तो दिल्ली में मत आओ, और दिल्ली के आसपास रहते हो तो दिल्ली में आ सकते हो, बट बहुत दूर से मत आओ। मैंने जॉब यहाँ पर ली तो मैं कैसा फील करती हूँ, मैं खुश हूँ कि नहीं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वाली वीडियो बनाई, तो आप जाकर देख जरूर लेना। तो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। एक इमोशनल रीजन भी होता है कि आप अकेले रह सकते हो कि नहीं, आप अकेले चीज़ें मैनेज कर सकते हो कि नहीं, अकेले खुश रह सकते हो कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इनफैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर आपको सोचना चाहिए एसओ लेने से पहले। तो मेरा क्या सीन है आप उस वाली वीडियो में देख सकते हो। क्वार्टर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं पोल्यूशन के बारे में, तो देखिए अब यार इसमें क्या कर सकते हैं, अब दिल्ली ये हमारे हाथ में है नहीं, तो पोल्यूशन विंटर्स के टाइम पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन दिल्ली में 1-2 साल रहने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल यूज्ड टू हो गए हो, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़र्क हमें अभी मतलब ऐसे प्रेजेंटली नहीं पड़ रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म तक आपके लंग्स डैमेज तो होते ही हैं। आप 10-15 सिगरेट्स एक दिन का पीते हो दिल्ली में इफ़ यू आर ब्रीदिंग, तो यस इट इफेक्ट्स यू, तो ये तो है ही। लेकिन मैंने एक वो ले लिया है एयर प्यूरीफायर, तो उससे मेरा काम चल जाता है। ऑफिस में मैं रहती हूँ तो वहाँ पर एयर प्यूरीफायर ऑलरेडी है, और ऑफिस में ऐसे इतना अंदर में इतना पोल्यूशन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम ऑफिस में ही रहते हैं। घर पे आकर एयर प्यूरीफायर तो हम खुद को बचा सकते हैं, या मास्क वास्क भी आप पहन लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पोल्यूशन इज़ अ थिंग इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट हेल्थ, तो यस यू शुड अवॉइड दिल्ली। नाउ कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि यार हम देखते हैं कुछ लोग सेलिब्रिटी के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और कुछ लोग को कुछ फ्री में चीज़ें मिलती हैं, तो वो क्या सीन है, किस मिनिस्ट्री में जाकर के हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा फ्री की चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए वो मिनिस्ट्री के जो बेनिफिट्स है ना वो आपको नहीं बता सकता कोई, वो आप मिनिस्ट्री में जाओगे तो ही आपको समझ में आएगा। लेकिन बेनिफिट्स के हिसाब से आई थिंक आपको मिनिस्ट्री चूज़ नहीं करनी चाहिए, आप बाकी आपकी खुद की इच्छा है। तो ऐसा नहीं कि हर मिनिस्ट्री का कुछ ना कुछ फ्री होता है, या हर मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे INB है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, तो यहाँ पर क्या है कि ये लोग बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स और ये सारे इस तरह के अवार्ड्स फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल्म के सेलिब्रिटी से अगर आपको अफेक्शन, मुझे तो नहीं है, अगर आपको है तो आप इस मिनिस्ट्री को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वैसे ही डिफेंस में अगर हो तो डिफेंस में कैंटीन कार्ड मिलता है, और मेरी एक पहले फ्लैटमेट थी, उनको पनडुब्बी में जाने का भी मौका मिला था, वो डिफेंस में थी, तो इस तरह की चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट ऐसा डेफिनेट नहीं है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि जो भी एसओ न्यू आएगा सबको मिलेगा, वो उस टाइम पर एक हमारे सेक्रेटरी ने अप्रूवल दे दिया था जाने के लिए, तो हमें मिल गया था, बट सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये कोई डेफिनेट चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए इसके बेसिस पर तो आप मिनिस्ट्री मस्ट चूज़ करना। सो या दिस इज व्हाट अबाउट प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सारी मिनिस्ट्रीज थी, शास्त्री भवन और बहुत सारी भवन वहाँ पर थे जिस पर मिनिस्ट्रीज थी, लेकिन वो बिल्डिंग्स अब काफ़ी ओल्ड हो चुके, तो उसको आई थिंक तोड़ना है, या जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है उसको म्यूजियम बनाना, तो इस तरह का कुछ काम चल रहा है। तो जितनी मिनिस्ट्री थी सबको इधर उधर कर दिया गया है, तो बहुत सारी मिनिस्ट्री जो कर्तव्य भवन जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वहाँ पर शिफ्ट हो गई है, और कुछ बिल्डिंग्स GPOA नेताजी नगर में वहाँ पर शिफ्ट हो गई है। तो इस तरह से करके ना मिनिस्ट्रीज अलग अलग जगह पर चली गई हैं अब। तो जो जितनी भी अब लेकिन मिनिस्ट्रीज बनी है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉर्पोरेट टाइप का है, वैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला फील देने वाला नहीं है। जैसे कि नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक में जो लोग काम करते थे उनको पता हो कि एक फील आता था, एक प्राउड वाली फीलिंग आती थी, तो वो स्ट्रक्चर है वैसा था। तो अब लेकिन वैसा स्ट्रक्चर नहीं रह गया, अब थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर हो गया जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में होते हैं। तो या इट इज़ ऑल्सो गुड, मतलब समथिंग इज चेंज नाउ, बट लोग तो यार वही हैं जो पहले हमारे साथ थे। उसके बाद सीनियर्स बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो यार ऐसा नहीं है कि यू आर इन द लोएस्ट पोस्ट ऑफ ए मिनिस्ट्री तो आपके साथ कुछ रूडली बिहेव करेंगे, और अल्टीमेटली अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत खराब तरीके से बात करेंगे। बट अगर आप गलती करोगे तो डांटने में कोई सोचता नहीं है, बहुत ही धड़ल्ले से आपको डांट सुननी पड़ सकती है, मे बी यू कैन क्राई लाइक मी, तो यस बी रेडी फॉर दैट। अप्रिसिएशन भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। टाइमिंग से अगर बात करूँ तो आइडियली तो 9 to 5:30 का टाइम है, लेकिन लाइक मैं कुछ टाइम पहले 10 बजे पहुँच रही थी, बट अब मैंने शुरू कर दिया है थोड़ा जल्दी जाना, तो 9 to 9:15 मैं पहुँच जाती हूँ। इसके बाद ट्रेनिंग की बात करूँ तो यार मेरे को लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके बारे में कभी अच्छे से वीडियो में बता दूंगी ट्रेनिंग के बारे में, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। आई होप क्या आई एम कम्प्लीटली, आई कैन गारंटी, आई कैन बेट कि इससे ज़्यादा एसओ के बारे में डिटेल वीडियो नहीं बनी होगी यूट्यूब में आज तक। इनफैक्ट मैंने भी जो पहले वीडियो बनाई है वो इतनी डिटेल तो नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, आगे तब तक के लिए जय हिंद।